हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम बात करने जा रहे हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिए हैं? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एस आर रंगनाथन ने दिए हैं। ये बना तो लिए गए थे 1928 में, लेकिन इनको पब्लिश किया गया था 1931 में। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो एक किताब है जिसका फर्स्ट एडिशन तो 1931 में आया था, जिसका सेकेंड एडिशन 1957 में आया है, थर्ड एडिशन 1992 में आया है। इस किताब का जो फॉरवर्ड है वो पी.एस. शिवास्वामी अय्यर ने लिखा था और इंट्रोडक्शन डब्ल्यू.सी.बी. सैयर्स ने। अब पब्लिशर इसको पब्लिश किसने किया था सबसे पहले, मतलब जब ये किताब बनी थी तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसको पब्लिश किया था। और अभी का अगर देखा जाए तो लेटेस्ट रीप्रिंट एडिशन जो है वो ई एस एस पब्लिकेशन करता है। दिस इज़ ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब हम बात करते हैं कि क्या है वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। पहला है बुक्स ऑफ अ यूज़, दूसरा है एवरी रीडर हिज और हर बुक, तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर और पांचवा है लाइब्रेरी इज़ द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जो रंगनाथन जी ने जो उनका पहला लॉ है वो उनका खुद का लॉ नहीं है, वो उन्होंने एडवर्ड रॉस से लिया है। ये एडवर्ड आर रॉस का लॉ है पहला वाला। तो बेसिकली एडवर्ड आर रॉस जो थे वो उनके मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे। उनसे ये लॉ इन्होंने लिया है। बाकी 4 लॉ हमारे रंगनाथन साहब के ही हैं। अब ये 5 लॉज तो सभी को पता होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो पेपरों में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, वो है इसकी इम्प्लीकेशंस। तो हम देखने चाह रहे हैं कि कौन से लॉ का क्या इम्प्लीकेशन है। तो पहला जो लॉ है बुक्स ऑफ अ यूज़, इसके इम्प्लीकेशन है बेसिकली पहले क्या होता था कि लाइब्रेरी और जो किताबें हुआ करती थी वो सिर्फ प्रेजर्व करने के लिए होती थी, उसका कोई यूज़ नहीं था, वो बस स्टोर करते थे, हम प्रेजर्व करते थे, कोई उसको यूज़ नहीं करता था। तो दिस लॉ हैज़ ब्रॉट मीनिंग ऑफ बुक्स कि बुक्स आर फॉर यूज़, बुक्स इस्तेमाल करने के लिए होनी चाहिए। तो बुक्स कैसे इस्तेमाल होगी? जब तक उसकी लोकेशन सही जगह पे ना हो। लाइब्रेरी की लोकेशन बहुत मैटर करती है कि वहाँ पे कितने पैट्रन्स आएंगे, कितने यूज़र्स आएंगे, आवर्स, कितने कितने घंटों के लिए लाइब्रेरी खुली है, कौन से वो घंटे हैं जहाँ पर लाइब्रेरी मोस्टली खुली रहती है। तो हमें सब कुछ डिसाइड करना होता है कि वो अच्छी लोकेशन पे हो, अच्छे खासे टाइम के लिए हो, जो कि यूज़र कभी भी आ सके और अपनी किताबों को यूज़ कर सकें। लाइब्रेरी फर्नीचर भी इसी का इम्प्लीकेशन है। सो वी हैव फर्स्ट, आशा करती हूँ कि पहला लॉ आपको समझ में आया होगा और उसका इम्प्लीकेशन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ के क्या इम्प्लीकेशन है? सेकेंड लॉ कहता है प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक होनी चाहिए। तो हर पाठक को अपनी पुस्तक कैसे मिलेगी? जब तक हमारे पास इनफ लाइब्रेरीज ना हो, राइट? तो इनफ लाइब्रेरीज कौन अवेलेबल कराएगा? प्राइवेट वाले तो पैसे लेंगे ना। तो हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, लाइब्रेरी एक्ट्स पास करने चाहिए जो कि हर कोई रीडर को अपनी किताब मिल सके। ये अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो लाइब्रेरी स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस रीडर को उसकी किताब दे या उसकी किताब तक पहुंचाए या हेल्प करे उसको उसकी किताब तक ले जाने में। अब रीडर तो कोई भी हो सकता है, वो कोई ब्लाइंड हो सकता है, कोई डिफरेंटली एबल इंसान हो सकता है, पुअर हो सकता है, रिच हो सकता है। तो रीडर हर टाइप का हो सकता है और सारे रीडर्स को हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो हर रीडर को अपनी बुक मिलनी चाहिए और इसी से प्रमोट होता है राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रीड। और सिलेक्शन ऑफ बुक्स भी इसी का ही इम्प्लीकेशन है। तो सेकेंड लॉ की इम्प्लीकेशंस आपको समझ आ गई होगी। तो हम मूव करते हैं थर्ड लॉ के इम्प्लीकेशंस पे। थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक इट्स रीडर। तो हर किताब का, प्रत्येक किताब का अपना एक पाठक होना चाहिए। अब हर किताब को कैसे मिलेगा अपना पाठक? जब तक वो किताब ईजिली मिल जाए, अवेलेबल हो, ठीक है। तो ओपन एक्सेस, तो हमेशा लाइब्रेरी ना ओपन एक्सेस होना चाहिए लाइब्रेरी में, जो कि रीडर कभी भी जाके अब किताब लेके आ सके। सेल्फ अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि बुक्स आर लाइक वेल मैनेज्ड हैं, अच्छी तरह से लगी हुई हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है किताबों को ढूंढने में। तो इन दैट केस हर किताब को अपना रीडर मिल पाएगा। तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग भी इसी के लिए काम आती है। तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ लॉ के इम्प्लीकेशन पे, जो कहती है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अब हमें पहले सारी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ हमारी टेक्नोलॉजी में और बहुत सारी चीज़ों में, तो जिसकी वजह से हमने रीडर का टाइम सेव किया।
ठीक है, अब कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो हम चाहेंगे कि कोई अगर हमारी लाइब्रेरी में आ रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी किताब के लिए, तो उसका टाइम सेव हो। तो फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और टाइम सेव करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी है अपनी लाइब्रेरी में, जैसे सर्कुलेशन मेथड हो गया, रेफरेंस सर्विसेज जो कि दो टाइप की होती है, जैसे शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। तो हम चाहते हैं कि हम अपने यूज़र्स को जल्द से जल्द सर्विसेज प्रोवाइड करें। प्री नेटल कैटलॉगिंग भी रंगनाथन ने दिया था, इसको हम बाद में थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ ये कैटलॉगिंग है, प्री नेटल कैटलॉगिंग, ये रीडर का टाइम सेव करती है क्योंकि ये पहले से ही कैटलॉग कर लेते हैं हम वो सारी चीज़ों को। स्टैक रूम गाइड्स हो गए जो कि हेल्प करते हैं जल्द से जल्द रीडर को अपने इन्फॉर्मेशन जो भी बुक वगैरह उनको चाहिए। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन ने बहुत हेल्प कर दिया है हमारा टाइम सेव करने में, और क्लासिफाइड अरेंजमेंट भी बहुत सारा टाइम सेव करता है, लाइब्रेरी स्टाफ का भी और रीडर का भी, लेकिन रीडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम वो सारी चीज़ें ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट और प्रोसेस करेंगे जो रीडर के फेवर में हो। तो नेक्स्ट इसी के साथ हम पांचवें लॉ पे मूव करते हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस पे। तो पांचवा लॉ कहता है कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइब्रेरी कोई लिमिटेड ये नहीं है कि अब यहाँ तक हो गया है तो बस ख़त्म, लिमिटेड नहीं है, ये ग्रो करता रहेगा। जैसे कि पहले मैनुअल होता था, आज सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डिजिटाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़, ये सब इसी इम्प्लीकेशन के अंदर आता है। चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ, कुछ भी रिलेटेड टू ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, वो सब फिफ्थ लॉ के अंदर आता है। तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा सारे 5 लॉ के इम्प्लीकेशंस, राइट। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं कि और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5 लॉज में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे जेम्स आर रेटिंग है, इन रंगनाथन ने तो 5 लॉ दे दिए हैं, लेकिन जेम्स आर रेटिंग ने छठा लॉ दिया। वो कहते हैं एवरी रीडर हिज फ्रीडम। कब दिया था ये लॉ इन्होंने? 1992 में इन्होंने ये लॉ दिया, छठा लॉ। और फिर नेक्स्ट है कुरोनेन एंड पेक्कारेनन, जिन्होंने छठा और सातवां लॉ दिया, जो कहते हैं छठा लॉ था उनका एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, और सातवां लॉ कहता है एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी। और फिर है फ्रांसिस मिक्सा, इन्होंने क्या करा, रंगनाथन जी के जो थर्ड और सेकंड लॉ था ना, इनको बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, और ज़्यादा मेजर चेंज कुछ नया नहीं लेके आए, लेकिन बस सेकंड और थर्ड लॉ को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे इन्होंने कहा सेकंड लॉ को कि एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, ठीक है, और थर्ड वाले लॉ को कहा एवरी लाइब्रेरी इट्स रीडर। तो दैट्स ऑफ फ्रांसिस मिक्सा ने ये बोला है। उसके बाद है हमारा एलरिजा नॉरोजी, 2004 में इन्होंने अपने लॉ दिए थे। इन्होंने सारे लॉ दिए वेब से रिलेटेड, वेब रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो जो जहाँ पर बुक्स आ रही है ना, रंगनाथन जी के 5 लॉज में जो जहाँ बुक्स आ रही है, वहाँ पे इन्होंने वेब रिसोर्सेज, बुक वर्ड को वेब रिसोर्सेज से चेंज कर दिया है। तो पहला लॉ है इनका वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज़, दूसरा है एवरी यूज़र हिज और हर वेब रिसोर्सेज, तीसरा लॉ है एवरी वेब रिसोर्सेज इट्स यूज़र, चौथा है सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, एंड पांचवा है द वेब इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो एलरिजा नॉरोजी ने 2004 में ये लॉ दिए थे, और इसमें से प्रश्न आ चुका है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली कौन सा एग्ज़ाम है, बट ये एक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं, रीऑर्डरिंग रंगनाथन। ये एक किताब लिखी थी लाइनन सिलिपिगी ने। इन्होंने क्या करा, जो भी रंगनाथन के लॉज का ऑर्डर है ना, वो चेंज कर दिया, ठीक है। 2014 में इन्होंने ये पब्लिश की थी, OCLC ने पब्लिश करी है ये, और लाइनन सिलिपिगी की बुक है ये। इन्होंने क्या करा, चौथा जो लॉ था हमारा रंगनाथन जी का, जो चौथा लॉ था सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इन्होंने क्या करा, वो पहला बना दिया, ठीक है। और दूसरा तो सेम ही रहा। तीसरा लॉ जो था हमारा बुक्स आर फॉर यूज़, वो पहले वाले लॉ को इन्होंने थर्ड नंबर पे ले आए, वो बुक्स आर फॉर यूज़। चौथा सेव टाइम ऑफ द रीडर था हमारा वाला, लेकिन ये क्या इन्होंने एवरी बुक इट्स यूज़र कर दिया। और पांचवा इज सेम। तो इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रीऑर्डर करने के लिए आपको दे सकते हैं कि आप लाइनन सिलिपिगी की अकॉर्डिंग कौन सा पहला लॉ है या कौन सा दूसरा लॉ है। तो जो इनके जो लॉ जो चेंज नहीं हुए रीऑर्डर के बाद भी, वो दूसरा और पांचवा है। सेकेंड और फिफ्थ लॉ चेंज नहीं हुआ है, वो रंगनाथन ने जो कहा था वो ये भी कह रहे हैं। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, एंड पूछा गया है ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स में।
आप जब अगर PYQs लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स हाउ वी एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू।